यह सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति के जुनून की कहानी है जिसने भारत की वित्तीय प्रणाली में क्रांति ला दी। पर इस सफर में वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्होंने HDFC को बंद होने की कगार पर ला दिया था, और उस पल कौन सा फैसला उनकी किस्मत बदल गया। साल था 1911, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में हंसमुखभाई पारेख का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके अंदर कुछ असाधारण था। बचपन से ही वो समस्याओं को गहराई से समझते और उनके हल निकालने के तरीके खोजते। मुंबई आकर उन्होंने इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन किया। हंसमुखभाई के संघर्ष का आलम यह था कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपना खर्च चलाने के लिए वे पार्ट टाइम जॉब करते थे। ग्रेजुएशन के बाद हंसमुखभाई को यूके में पढ़ाई का मौका मिला। फिर इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौट आए और सेंट जेवियर कॉलेज में लेक्चरार बन गए। कॉलेज छोड़कर कुछ समय तक उन्होंने हरकिशन दास लक्ष्मीदास फर्म में स्टॉक ब्रोकिंग का काम किया और फिर उन्हें ICICI में बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर काम करने का मौका मिला। इसके बाद वे यहाँ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक पहुंचे। यहाँ ICICI कंपनी में 16 साल काम करने के बाद वे रिटायर हुए। ज्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट उनके कामकाज का आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन पारेख जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम रिटायरमेंट के बाद किया। जनवरी 1977 ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था अपने शुरुआती चरण में थी। हंसमुखभाई ने देखा कि लाखों भारतीयों के पास अपनी खुद की छत नहीं थी। सरकारें योजनाएं बना रही थीं, लेकिन बैंक हाउसिंग लोन देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया कि कुछ करना होगा। उस वक्त जब सभी लोग सिर्फ सरकारी बैंकों पर निर्भर थे, हंसमुखभाई ने एक प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की शुरुआत करने का फैसला किया। उनके करीबी लोगों ने उन्हें चेताया, प्राइवेट कंपनी पर कौन भरोसा करेगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन हंसमुखभाई ने किसी की नहीं सुनी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, हर भारतीय के पास अपना खुद का घर हो। फिर इसी साल इन्होंने HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की। यह भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जो सीधे हाउसिंग लोन देती थी। उम्र हो चली थी, इसलिए हंसमुखभाई ने अपनी इस कंपनी में अपने भतीजे दीपक पारेख को भी शामिल कर लिया था। काका के कहने पर दीपक पारेख ने अपनी विदेश की नौकरी छोड़कर जनरल मैनेजर की हैसियत से HDFC ज्वाइन कर लिया। पर उनकी राह आसान नहीं थी। उनके सामने 3 समस्याएं थी। पहली, लोगों को समझाना कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी, निवेशकों को अपनी कंपनी के साथ जोड़ना। तीसरी, सरकार के नियमों के साथ तालमेल बिठाना। उस दौर में बैंकों में लोग सिर्फ बचत के पैसे जमा करते थे। बैंक भी लोगों को सिर्फ कारोबार के लिए ही कर्ज देता था। ऐसे में उस वक्त हंसमुखभाई पारेख और दीपक पारेख को हाउसिंग लोन लेने वाले कर्जदार खोजने पड़ते थे। पर बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। 1978 में जहां कंपनी ने अपना पहला लोन बांटा, फिर इसके बाद इनकी कंपनी ने 1984 तक यानी अगले 6 साल में ही 100 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए। उनकी कंपनी का मार्केट बेस लगातार बढ़ता गया। उस वक्त तक ये सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों के सपनों का साथी बन चुका था। अपनी शुरुआती सफलता के बाद हंसमुखभाई को जल्द ही एहसास हुआ कि सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस से भारत का विकास संभव नहीं है, बल्कि भारत को एक ऐसा बैंक चाहिए जो हर वर्ग, हर इंसान तक पहुंचे। साल था 1991। भारत को एक बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह वही वक्त था जब नरसिम्हा राव सरकार और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। सरकार ने निजी क्षेत्र को बैंकिंग में प्रवेश की अनुमति दी। यही वो पल था जब हंसमुखभाई पारेख ने सोचा, अगर भारत को सही मायनों में आर्थिक विकास चाहिए तो केवल हाउसिंग लोन ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद प्राइवेट बैंक की भी जरूरत है जो हर एक आम आदमी के वित्तीय सपने को साकार करे। और इसी सोच के साथ अगस्त 1994 में उन्होंने HDFC बैंक की स्थापना की। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इसके ठीक 3 महीने बाद नवंबर 1994 को 83 वर्ष की उम्र में हंसमुखभाई पारेख ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनके भतीजे दीपक पारेख के सामने बड़ी चुनौती थी कि वे अपने काका के अधूरे सपने को पूरा करें और HDFC बैंक को भारत का नंबर 1 बैंक बनाए। तब दीपक पारेख ने अपने पुराने दोस्त आदित्य पुरी को फोन घुमाया और उन्हें अपनी कंपनी के साथ जुड़ने को कहा, क्योंकि दीपक पारेख भली भांति जानते थे कि अगर HDFC बैंक को सफल बनाना है तो उसके लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो बैंकिंग की बारीकियों को समझता हो और आधुनिक सोच रखता हो। आदित्य पुरी, जो उस वक्त मलेशिया के सिटी बैंक में अपने बेहतरीन काम के लिए मशहूर थे और वहां पर उन्हें 31 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, जो उस दौर में बहुत मोटी रकम थी। दीपक इतनी हाई सैलरी तो उन्हें दे नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के 95% स्टॉक उन्हें देने का फैसला किया। आदित्य ने हाँ कर दी और वो HDFC बैंक के CEO के तौर पर भारत लौट आए, जहां शुरुआत में दीपक पारेख और आदित्य पुरी के सामने 4 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, सरकारी बैंक का दबदबा, जहां उस वक्त भारतीय ग्राहक सरकारी बैंकों पर अधिक भरोसा करते थे। प्राइवेट बैंकिंग उस समय नया नया था। दूसरी थी फंडिंग की कमी। HDFC बैंक को शुरुआत में निवेशकों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि उनका मॉडल टिकाऊ है और वो काफी लाभदायक होगा।
तीसरी, ग्राहकों का विश्वास जीतना। एचडीएफसी बैंक को यह भी साबित करना था कि वे सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने वाली बैंक है। चौथी, तकनीकी बाधाएं। उस समय बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, इसीलिए एचडीएफसी बैंक को ग्राहकों के सामने अपनी एक अलग ही छवि बनाने के लिए डिजिटल और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तैयार करना था। तब आदित्य जी ने शुरुआत में कुछ ये 4 अनोखी रणनीतियां अपनाई जो उन्हें सरकारी बैंक से बिल्कुल अलग बनाती थीं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। जहां उस वक्त सरकारी बैंक में काफी ढीला और सुस्त तरीके से काम होता था, ग्राहकों को बस तारीख पे तारीख मिलती थी। आदित्य जी ने इस समस्या को देखा, तब उन्होंने अपने बैंक में ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए बेहतर और तेज सेवाएं देने पर जोर दिया। जहां सरकारी बैंक में लोन के लिए लंबी कतारें लगना आम बात थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने अपने फास्ट लोन प्रोसेसिंग सिस्टम से लोन के लिए लगने वाली लंबी कतारों को खत्म कर दिया। आदित्य जी ने 1990 के दशक में ही डिजिटल बैंकिंग का महत्व समझ लिया था, जहां उन्होंने अपने बैंक में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की और एटीएम नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाया। हर शाखा में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कराया। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बना जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया। एचडीएफसी बैंक का ग्राहकों को विश्वास दिलाना कि उनकी सेवाएं हर समय उनके लिए उपलब्ध है, यह उस दौर में बिल्कुल नया और अनोखा आइडिया था जो ग्राहकों को बहुत पसंद आया था। एचडीएफसी बैंक ने शहरों में आधुनिक सेवाओं के साथ साथ गांवों में भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस तरह अगले 2 सालों में एचडीएफसी बैंक ने खुद को एक भरोसेमंद और मजबूत बैंक के रूप में स्थापित किया। साल था 2008, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारतीय बैंकों पर भी इसका असर हुआ, क्योंकि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से बाहर निकल रहे थे। इस समय वैश्विक और भारतीय बैंकों के डूबने की खबरें हर जगह थीं। लोन डिफॉल्ट और फाइनेंशियल मार्केट की अनिश्चितता ने एचडीएफसी बैंक को भी प्रभावित किया। ऐसे में चारों ओर यही बातें सुनाई दे रही थीं, बाकी बैंकों की तरह एचडीएफसी बैंक भी बंद हो जाएगा। तब आदित्य जी ने इस संकट से निपटने और एचडीएफसी बैंक को डूबने से बचाने के लिए एक तरकीब लगाई। उन्होंने केवल भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहकों को लोन देना जारी रखा। उन्होंने उस समय रिटेल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर अधिक फोकस किया, जिससे उन्हें अपनी सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिली। उनकी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहीं, जिससे ग्राहकों का उन पर विश्वास बना रहा। साथ ही आदित्य जी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों को यह भरोसा दिलाया कि उनका बैंक संकट के बावजूद एकदम सुरक्षित और स्थिर है। बैंक की पारदर्शिता और प्रदर्शन ने निवेशकों को आकर्षित किया। इस तरह दीपक पारेख और आदित्य पुरी जी की सूझबूझ और अक्लमंदी से बैंक इस संकट से भी उभर गया। ठीक इसी तरह जब साल 2020 में कोरोना की महामारी आई, इस महामारी ने न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को बल्कि आर्थिक क्षेत्र को भी हिलाकर रख दिया था। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण बैंकों को बड़ा नुकसान हुआ। व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं, जिससे बैंकों की आय प्रभावित हुई। डिजिटल बैंकिंग पर अचानक बढ़ती निर्भरता के कारण तकनीकी बाधाएं भी आईं। तब आदित्य पुरी और दीपक पारेख की समझदारी से एचडीएफसी बैंक ने तुरंत लोन रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी लागू की, यानी उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसी योजना लागू की जिससे उन्हें लोन चुकाने में कोई समस्या नहीं आए, जैसे उनकी ब्याज दर कम करना, ईएमआई घटाना और लोन चुकाने की अवधि को बढ़ाना। साथ ही बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को और मजबूत किया, जिससे ग्राहकों को घर बैठे सुविधाएं मिल सके। इस तरह मजबूत लीडरशिप और ग्राहक केंद्रित रणनीति के कारण एचडीएफसी बैंक ने इस संकट को भी कुशलतापूर्वक पार कर लिया। अपनी मजबूत रणनीति और सूझबूझ के लिए जाने जाने वाले आदित्य पुरी इसी वर्ष 26 अक्टूबर 2020 को बैंक से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसके अगले दिन 27 अक्टूबर 2020 को शशिधर जगदीशन बतौर सीईओ बैंक से जुड़ते हैं। अपने 25 वर्ष के सुनहरे करियर में आदित्य जी ने एचडीएफसी बैंक को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जहां एचडीएफसी बैंक को भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। फिर इसके 3 साल बाद 1 जुलाई 2023 को जहां एक और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों का विलय हो जाता है। दोनों के एक होते ही, या यूं कहें इस मर्जर के साथ ही, एचडीएफसी बैंक उस वक्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैल्यूएबल बैंक भी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां इसके ठीक एक दिन पहले 30 जून 2023 को दीपक पारेख जी बैंक से रिटायरमेंट ले लेते हैं। दीपक जी ने जहां कंपनी के लिए बतौर चेयरमैन न सिर्फ 45 साल के अपने लंबे करियर में इन्होंने कंपनी को न केवल शून्य से शिखर तक पहुंचाया, बल्कि इन्होंने अपने काका के अधूरे सपने को भी पूरा किया। आज जहां कंपनी की कुल मार्केट कैप है 13.11 लाख करोड़ रुपए है, इसी के साथ संपत्ति के हिसाब से ये आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक को पछाड़ते हुए देश का सबसे बड़ा बैंक है। और साथ ही ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी भी कंपनी है। और ये सब हो पाया हंसमुख भाई और उनके उस सपने, उस लक्ष्य की बदौलत जो उन्होंने हर एक आम आदमी के लिए देखा था।
हंसमुख भाई पारेख और उनकी टीम की कहानी हमें यह 5 अनमोल बातें सिखाती है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, असली सफलता संकटों से हार मानने में नहीं बल्कि उनसे सीखने और बेहतर बनने में है। दूसरी, मेहनत, सही नेतृत्व और लंबी अवधि की सोच किसी भी संकट को पार कर सकती है। तीसरी, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने व्यवसाय या करियर में लंबी सफलता पा सकते हैं। चौथी, सफलता केवल अवसरों को भुनाने में नहीं बल्कि जोखिमों को कुशलता से प्रबंधित करने में भी है। पांचवी, बदलते समय के साथ खुद को ढालने और इनोवेशन अपनाने से ही आप प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं।